नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख खबरों पर, जिन पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला है, उत्तर प्रदेश बना सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादक वाला राज्य। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, साथ ही साथ हम समझेंगे कि जीआई टैग क्या होता है। दूसरा हम बात करेंगे जूडिथ सुमनिवा तुलुका के बारे में, ये कौन है। तीसरा हम बात करेंगे पारादीप बंदरगाह के बारे में, और अंत में हम बात करेंगे राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप के बारे में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने जीआई टैग से और देखेंगे इसमें महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश अब पूरे भारत में सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादन वाला क्या है, वह देश बन गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ के प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है। बात कर लेते हैं एक बार कि जीआई टैग क्या होता है। देखिए, किसी भी स्टेट में आप कहीं भी जाओ तो आपके रीजन में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस होगी, चाहे वो हैंडलूम से रिलेटेड हो, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो हस्तशिल्प से संबंधित हो, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, चाहे वो खाद्य पदार्थ से संबंधित हो, तो वो बहुत फेमस चीज को क्या करती है सरकार, बढ़ावा देने के लिए उसको एक टैग प्रदान करती है। ये टैग एक लेबल के समान होता है, जैसे आपकी टी शर्ट और वगैरह लेकर के आते हो तो उसमें लेबल लगा होता है, तो ये एक प्रकार का लेबल होता है जो उस उत्पाद पर लगा दिया जाता है। ठीक है, अब ये उस उत्पाद पर लग गया, इस मीन्स कि ये ऑथेंटिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया गया है कि ये जो प्रोडक्ट है ये अच्छा है, गुणवत्तापूर्ण है, और इसको क्या है फिर नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी मार्केटिंग की जाती है। इससे फायदा क्या होता है उस राज्य को, तो फायदा यह होता है कि जो उत्पाद है जिसको अभी तक जीआई टैग नहीं दिया गया था, और जीआई टैग मिलने के बाद चेंजमेंट ये होता है कि उसका जो पैकेजिंग है वो किया जाने लगता है। ठीक है, लेबलिंग तो हो ही जाती है उसका उत्पादन और अच्छे लेवल पर किया जाने लगता है, और उसके जो सेक्टर है उसमें बढ़ावा हो जाता है। ठीक है, दायरा बढ़ जाता है उसके उत्पादन का, तो इससे वहाँ की इकोनॉमी जो है उस पर इफेक्ट पड़ता है, लोगों को उससे रोजगार मिलता है, रोजगार के जो साधन है वो बिल्ड होते हैं। तो ऑल ओवर आप देखोगे कि उस जो रीजन है वहाँ पर इकोनॉमी बूस्ट करेगी और लोगों को आय प्राप्त होगी। तो जीआई टैग देने का जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि उसको जो है मानक गुणवत्ता उसकी बताई जाए और उसको नेशनल लेवल तक ले जाया जाए। ठीक है, बात कर लेते हैं अब जीआई टैग क्या एक यदि उत्पाद को दे दिया गया है तो क्या वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। यह जो जीआई टैग दिया जाता है आपका सिर्फ 10 साल के लिए दिया जाता है। हर 10 साल बाद उस जीआई टैग को क्या करना होता है, रिन्यू करवाना होता है। बात करूं इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर पड़ जाएगा, आपका चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर होता है। तो अभी आपने जान लिया जीआई टैग के बारे में कि क्या होता है, कैसे दिया जाता है और क्या इसका रीजन होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम, जो उत्तर प्रदेश बन क्या गया है आपका जीआई टैग का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर 15 उत्पादों को एक साथ जीआई टैग दिया गया है। अब कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर बनारस तबला, और हाँ एक बात और कि सबसे ज्यादा जो जीआई टैग उत्तर प्रदेश में भी किसी रीजन को दिए गए हैं तो वो बनारस में दिए गए हैं। ठीक है, तो बनारस तबला, बनारस शहनाई, बनारस ठंडाई, दूध आधारित जो पेय पदार्थ होता है। ठीक है, बनारस का लाल पेड़ा इसको दिया गया है, बनारस मूरल पेंटिंग को दिया गया है, बनारस लाल भरवा मिर्च को दिया गया है, फिर चिरगाई करौंदा को दिया गया है। करौंदा एक तरीके का इमली जैसे खट्टी होती है वैसे ही करौंदा होता है, फल होता है करौंदा, वाइट होता है पहले, देन वो रेड हो जाता है। तो अगर जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रही हूँ कि करौंदा क्या होता है, क्योंकि एक रीजनल भाषा में इसको कहते हैं और हर जगह इसको शायद अलग अलग प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो जो चिरगांव करौंदा है जो वाराणसी की एक फसल है किस्म की, उसको जौनपुर इमरती को दिया गया है। ठीक है, मथुरा की जो सांझी शिल्प हैं उनको दिया गया है, बुंदेलखंड कठिया गेहूं को दिया गया है, पीलीभीत बांसुरी को दिया गया है, संभल बोन क्राफ्ट को दिया गया है, चित्रकूट लकड़ी के जो शिल्प और खिलौने बनते हैं उसको प्रदान किया गया है ये, और साथ ही साथ मंजू शिल्प और रामपुर पैच वर्क इसको दिया गया है, प्रदान किया गया है। तो ये हो गए जीआई टैग। अभी हाल ही में सरकार ने 60 जो उत्पाद हैं उनको जीआई टैग प्रदान किया था एक साथ, जिसमें से आपके जो 15 थे वो कहाँ के थे, यूपी के थे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज कि अब उत्तर प्रदेश में जीआई टैग वाले उत्पादों की संख्या टोटल कितनी हो गई है, 69 हो गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में देश में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य भी बन गया है। 58 जीआई टैग उत्पादों के साथ पहले तमिलनाडु आपका फर्स्ट प्लेस पे था, अब तमिलनाडु सेकंड प्लेस पे आ चुका है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, साथ ही भौगोलिक संकेतक जो मैंने आपको बताया
कि अगर कोई किस्म है उसमें कोई अच्छे अनूठे गुण हैं, कोई बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त है, भौगोलिक चीज़ है, तो उससे जुड़ा होता है, उसको दिया जाता है। ठीक है, यह एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है जो प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, अब ये किसके तहत प्रदान किया जाता है जीआई टैग? तो जीआई टैग पंजीकरण को वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत जीआई टैग विनियमित किया जाता है, प्रदान किया जाता है। ठीक है, जीआई टैग भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है और इसका मुख्यालय कहां पर है? आपका चेन्नई में है, जो कि 10 साल तक आपको इसका जो आप कहोगे कि किसी उत्पाद को मिलता है तो सिर्फ 10 साल तक रहता है, देन उसका रिन्यू आपको कराना पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं जूडिथ सुमनिवा तुलुका के बारे में। तो ये क्या है? कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और न्यूज़ में वो चीज़ हमेशा आपसे जो रहती है, लाइक कि अगर वो कोई पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, कहीं पर कोई महिला कहीं नियुक्त की गई है, तो मैंने हमेशा बताया कि करंट के लिए वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कांगो की क्या बनी है? पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नाम इनका है जूडिथ सुमनिवा तुलुका। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो हाल ही में जूडिथ सुमनिवा तुलुका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त की गई है। ठीक है, यह है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यहाँ पर आप देख लो इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये इसके पढ़ते हैं। सेंट्रल रिपब्लिक, नाइजीरिया, कैमरून, गबोन। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये एक मध्य अफ्रीकी देश है और यह अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो अफ्रीका में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, उसके बाद आपका क्या पड़ जाता है? ये कांगो पड़ जाता है। इसकी सीमा की यदि मैं बात करूं तो अफ्रीकी गणराज्य दक्षिणी सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, अंगोला, जाम्बिया और कांगो गणराज्य से लगती है। 30 जून 1960 को बेल्जियम से इसको स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, राजधानी इसकी किंशासा और कांगो नदी के किनारे स्थित है इसकी राजधानी। नील नदी के बाद कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, कांगो नदी विश्व की एकमात्र नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 भागों में सीधा सीधा डिवाइड करती है, काटती है। बात करूं यदि मैं कांगो की मुद्रा की, तो यहाँ पे कांगो फ्रैंक चलता है। ठीक है, तो मुद्रा कौन सी है? कांगो फ्रैंक है। चलिए पारादीप बंदरगाह के बारे में बात करें तो ये क्यों फेमस है, क्या चीजें हैं? तो वित्त वर्ष 2023-24 की यदि बात की जाए तो कार्गो प्रबंधन में पारादीप बंदरगाह जो है वह देश के पहले स्थान पर आ रहा है, सबसे पहले स्थान पर जहां पर विनियमन किया गया है। ठीक है, तो पहले स्थान पर आपको कौन आ जाता है? 2023-24 कार्गो प्रबंधन के अनुसार पारादीप। ठीक है, वित्त वर्ष 2023-24 में पारादीप पोर्ट ने 154.38 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का जो कार्य है उसको संभाला, यानी कि आवाजाही इतनी हुई है, आयात निर्यात किया गया है यहां से। ठीक है, ये है आपका पारादीप पोर्ट, यहाँ पे यदि आपको दिखाई दे रहा हो ये है। ठीक है, ओडिशा ये है हमारा भारत का, और यहाँ पर आपका पारादीप जो पोर्ट है वो स्थित है। ठीक है, और यह है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। चलिए आगे बात करते हैं। पारादीप भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में एक प्राकृतिक और गहरे नदी पर बना बंदरगाह है। यह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी ओडिसी सरकार के द्वारा, और 1965 में भारत सरकार ने इस बंदरगाह का स्वामित्व जो है अपने प्रबंधन में ले लिया था। 18 अप्रैल 1966 को भारत सरकार द्वारा पारादीप बंदरगाह को भारत का 8वां प्रमुख बंदरगाह घोषित कर दिया गया। इस बंदरगाह का प्रबंधन पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 के तहत एक स्वायत्त निगम है। यह बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय के तहत कार्य कर रहा है। अब अंत में हम बात करेंगे राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप की। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने 56वीं जो राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप थी उसका खिताब जीत लिया है। ठीक है, और इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग में उन्होंने यह खिताब जीता है। पहली राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का जो आपका आयोजन किया गया था वो 1959 में विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा कि पहला कहाँ किया गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप के बारे में। तो इसका आयोजन हुआ था आपका 28 मार्च से 1 अप्रैल 2024 तक। ठीक है, और कहां पर हुआ था? तो दिल्ली के करनाल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था, और इस इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम का हाल ही में अभी उद्घाटन हुआ है। इसे भारतीय खो खो महासंघ द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें पुरुष और महिला वर्ग के 37 टीमें जो थी वो डिवाइड थी और उन्होंने भाग लिया था।
ठीक है, खो खो महासंघ की बात करें तो 1955 में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। यह खो खो के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो प्राथमिक खेल निकाय है वह यह है। अंत में बात करेंगे हम प्रश्न की, जो प्रश्न हमेशा आपके दिए रहते हैं। तो देखते हैं प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो भागों में बांटती है या काटती है? कांगो नदी, नील नदी, अमेजन नदी या फिर कोलोराडो नदी? इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।